नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। वक्त अच्छी खबर सच्ची खबर का है। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन जारी है। ईओयू की टीम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पेपर लीक से जुड़ी पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में पेपर लीक की पूरी कहानी दर्ज है। सबूतों और फैक्ट के साथ 21 जून तक हुई जांच की एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में मौजूद है। इस बीच पुलिस लीक पेपर के प्रिंटआउट निकलवाने वाले आरोपी पिंटू को भी गिरफ्तार कर चुकी है। पिंटू की गिरफ्तारी झारखंड के देवघर से हुई है। अब इस मामले में एक प्रोफेसर का नाम भी सामने आ रहा है। ईओयू की टीम को इस प्रोफेसर की तलाश है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोफेसर के जरिए ही पेपर लीक कराया गया है। नीट परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर विवाद जारी है। इस बीच कल यानी 23 जून को उन 1563 परीक्षार्थियों का दोबारा एग्जाम भी लिया जाने वाला है जिन्हें ग्रेस मार्क्स एनटीए ने हटा दिए हैं। 30 जून तक दोबारा एग्जाम के नतीजे आएंगे। नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनेगी और 6 जुलाई से मेडिकल में दाखिले की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है। इस बीच सरकार ने अब नया कानून लागू कर दिया है ताकि परीक्षाओं में धांधली करने वाले डरें और इस तरह की हरकतों से बाज आएं, जिनके चलते लाखों छात्रों का भविष्य अधर में फंस जाता है। नीट 2024 का नतीजा आए 18 दिन पूरे हो चुके हैं। इस परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक के कथित मामलों को लेकर शहर शहर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। गड़बड़ियों की जांच का मामला अदालत में भी है और सरकार भी कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन वो छात्र उलझन में हैं जो पहले से आए नतीजे के आधार पर मेडिकल में एडमिशन की आस लगाए बैठे हैं। मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब बार बार हम लोग को वही ख्याल आ रहा है कि अब रीनीट ना हो जाए। लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं अब दोबारा उसके लिए, तो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहा है। दिक्कत हो रही है हम लोग को और मतलब बार बार हम लोग को अब वही मतलब दिमाग में आ रहा है कि परेशानी हो रही है। और एक जो फ्लो होता है, मैंने 2 साल से ऐसे मेहनत करी तो वो फ्लो टूट चुका है मेरा, क्योंकि मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा रिजल्ट के बाद, तो मैं मतलब अपने बिल्कुल कंफर्ट जोन में चला गया था। 8 जुलाई को सुनवाई के बाद नीट पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आए उसका इंतजार सभी को है। इस बीच बिहार से गुजरात तक नीट 2024 के कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों की जांच भी चल रही है। वहीं गुड न्यूज ये है कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए देश में नया लोक परीक्षा कानून 2024 लागू हो गया है। इस कानून में परीक्षाओं में धांधली के दोषियों को 10 साल तक की सजा होगी। उन पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। कई राज्यों में पेपर लीक और धांधली की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून बनाने का फैसला किया था। इसे फरवरी 2024 में ही संसद में पास किया गया। इस कानून के तहत क्वेश्चन पेपर या आंसर का लीक करने पर सजा होगी। इसके अलावा परीक्षाओं से संबंधित कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ पर भी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही किसी तरह से परीक्षार्थियों को मदद पहुंचाना भी अपराध माना जाएगा। किसी और के बदले परीक्षा देने वाले पर भी इस कानून के तहत कार्रवाई होगी और मेरिट लिस्ट या रैंक में गड़बड़ी करने पर भी कार्रवाई होगी। इस कानून के तहत आने वाले मामले गैर जमानती हैं, यानी पकड़े जाने पर जमानत नहीं मिलेगी। दाखिले और भर्ती के लिए सारी सरकारी परीक्षाएं इसी कानून के दायरे में आएंगी। जो भी चीजें देश में भविष्य को लेकर हैं, चाहे युवाओं के छात्रों के भविष्य को लेकर, उसमें कहीं भी कमियां अगर नजर आ रही हैं तो निश्चित रूप से कानून के दायरे में उसको लाकर उस पर कड़ाई करने का काम केंद्र सरकार का है और माननीय मोदी जी ने इसी की पहल की है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार भी परीक्षाओं में शुचिता के लिए हरकत में आ गई है। यूपी सरकार ने भी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। गाइडलाइन के अनुसार यूपी के हर जिले में 6 सदस्यों की कमेटी परीक्षा केंद्र तय करेगी। परीक्षा केंद्र के बारे में LIU और STF से रिपोर्ट ली जाएगी। परीक्षा से जुड़े काम एक ही एजेंसी के बजाय अलग अलग एजेंसियों से कराए जाएंगे। प्रश्न पत्र भी अलग अलग एजेंसियों से तैयार कराए जाएंगे। प्रश्न पत्र छपवाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस के चयन में भी सावधानी बरती जाएगी। परीक्षाओं की निगरानी के लिए भी खास उपाय किए जाएंगे। परीक्षा के दौरान किसी अफवाह पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों का वेरिफिकेशन कड़ाई से किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर CCTV, बायोमेट्रिक और AI फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल होगा। यूपी सरकार ने राज्य के सभी चयन बोर्ड और भर्ती बोर्ड को नई गाइडलाइन के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं।
देश भर में परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामले तो पहले भी उजागर होते रहे हैं। बहरहाल अब सरकारें जागी है तो उम्मीद तो यही है कि नए कानूनों के अमल में आने से कुछ सार्थक नतीजा निकलेगा। आगे नीट और दूसरी परीक्षाएं क्लीन होंगी, छात्रों की मेहनत पर पानी नहीं फिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में पूरे 1 महीने से पानी का घोर संकट है। हर तरफ त्राहिमाम है। राजधानी की दर्जनों कॉलोनियों में लोग परेशान हैं। उधर सियासी लड़ाई ऐसी छिड़ी है जिसका कोई और छोर नजर नहीं आ रहा, और सियासी लड़ाई के बीच मुश्किल में फंसी है तो वो है दिल्ली की जनता। देखिए दिल्ली के जल संकट पर हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली करीब 1 महीने से पानी के घोर संकट से जूझ रही है। ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि पानी का संकट कितना बड़ा है। पानी का टैंकर ही एक आसरा है। लाखों लोग टैंकर का इंतजार करते हैं और फिर टैंकर के आते ही उस पर टूट पड़ते हैं। कुछ मिनट में पूरा टैंकर खाली हो जाता है और कई लोगों के हाथ भी खाली रह जाते हैं, यानी उन्हें अपनी जरूरतों के लिए पानी नहीं मिलता। पानी समस्या जब से टैंकर चालू हुआ जब से हुआ, वैसे समर का हैंड पाइप का पीते थे, अब वो पानी पीला पड़ जाता है। बर्तन भी बाल्टी है ना वो खराब हो जाती हैं, तो जब से ये चालू हुआ है ना इसी से पीते हैं। अब ये चल रहा है गाड़ी, क्या करेगा, मजबूरी है। अब पानी अब नहीं लेंगे, फिर पानी लेके जाएंगे, फिर ड्यूटी जाएंगे। पानी तो मिल रहा है सर, लेकिन अब पहले तो पानी मिल ही नहीं रहा था। अब जो न्यूज वाले प्रेस वाले जिन्होंने चलाया खूब, तो अब पानी की गाड़ी तो आने लगी, लेकिन पानी साफ नहीं आ रही। अब इससे बढ़िया तो नलके का पानी, भरने का पानी आ रहा है। तो पानी तो नहीं आती है। पानी नहीं आता? नहीं। तो पानी कहाँ से भरने आते हो आप? ये टैंकर पे भरने आती है। रोज भरने आते हो आप? हाँ जी। क्या वो पाइपलाइन में कभी पानी नहीं आया? नहीं, कभी नहीं आया। लोग परेशान हैं, लेकिन दिल्ली में पानी पर सियासी उबाल उफान पर है। दिल्ली की मंत्री आतिशी के पानी सत्याग्रह का दूसरा दिन है तो सड़क पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का संग्राम जारी है। तुगलकाबाद जल बोर्ड के दफ्तर के सामने बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर उसी पानी की बौछार से एक्शन लिया, जिसके लिए हाय तौबा मची है। वहीं आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हरियाणा भवन का रुख किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हरियाणा के अड़ियल रुख के चलते दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली सरकार की भी दलील है, हरियाणा को दिल्ली को 613 MGD पानी देना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ 513 MGD पानी ही दे रहा है। 100 MGD पानी कम है, जिसकी वजह से दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। शुक्रवार को तो हरियाणा ने 120 MGD पानी कम दिया है। वो 613 MGD की जगह 513 MGD पानी दे रहे हैं, यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम दे रहे हैं। 1 मिलियन गैलन पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा की सरकार दिल्ली वालों का 100 MGD पानी रोकती है तो दिल्ली के 28 लाख से ज्यादा लोगों का पानी रुक जाता है। इधर हरियाणा अपनी सफाई में कुछ और ही दलीलें रखता है। राज्य का कहना है दिल्ली का तय शेयर 719 क्यूसेक है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार 1049 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ छोड़ रही है, इसलिए सारे आरोप निराधार हैं। मैं समझता हूं कि गलत बयानबाजी कर रहे और अपने लोगों को बहकाने का भी काम कर रहे हैं या भड़काने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता में हरियाणा का जो समझौता है उसके तहत हमने 7.61 क्यूसिक पानी उनको देना है, लेकिन हम 10.49 क्यूसिक पानी उनको दे रहे हैं, यानी कि हम लगभग 30% पानी उनको ज्यादा दे रहे हैं। तो कम देने का कोई मतलब ही नहीं है। दिल्ली का जो ऑथराइज्ड शेयर है 719 क्यूसिक का है। 719 क्यूसिक के अगेंस्ट हम 1049 क्यूसिक पानी लगातार छोड़ रहे हैं। तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है। और जो हम बात कह रहे हैं ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे अपर यमुना रिवर बोर्ड ने वेरीफाई किया है और वेरिफिकेशन के बाद में ये पाया गया है कि हरियाणा शुरू से हमेशा से ही जितना पानी दिया जाना चाहिए उससे ज्यादा दे रहा है।
इस बीच हमने भी हथनीकुंड बैराज जाकर ये जानने की कोशिश की यहाँ पानी का स्तर क्या है और क्या वाकई दिल्ली को पानी छोड़ा जा रहा है। एक तरफ जहां जल स्तर गिर रहा है, वहीं हरियाणा और दिल्ली सरकार पानी छोड़ने को लेकर आमने सामने है। हरियाणा सरकार के मंत्रियों का आरोप है कि दिल्ली सरकार उन पर आरोप लगाए, इससे बेहतर है कि वो पानी की बर्बादी को रोके, क्योंकि उनका आधारभूत ढांचा सही नहीं है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा पानी बर्बाद हो जाता है। बहरहाल पानी संकट का हल होता नहीं दिखा तो जल मंत्री विचार विमर्श और बैठक करने के बजाय अनशन पर बैठ गई हैं। तब जनता ही कहने लगी कि ये सब क्यों। वो चाहेगी और सरकार चाहेगी तो दिल्ली में कुछ भी कर सकती है। अगर उसको धरने पे बैठी हुई है तो स्लम बस्ती में आके बैठे, जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ बैठे। खुद तो बोतल जो है सो बिस्लरी की लेके बैठी हुई है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे, अनशन पानी का थोड़ी किया है, उन्हें खाने का अनशन किया, पानी तो पी रही ना। सबसे कमी पानी की है। यहाँ पे पानी की समस्या देखना है तो मार्केट में, गलियों में, झोपड़ी में, छोटी कॉलोनियों में जाके देखे पानी। झुग्गी बस्ती में आके देखे ना पानी लोग कैसे पी रहे हैं, कैसे मिल रहा है लोग को पानी। एक गिलास हमारे यहाँ का पानी पी के देखे। पाइपलाइन बिछे हुए 7 साल हो गए, लेकिन आज तक एक बूंद पानी नहीं आया पाइप के अंदर में। यहाँ के एमएलए हैं इसके बग्गा जी, ना कोई सुनवाई ना कुछ। कुल मिलाकर जल संकट के बीच सियासत जमकर है, आरोप प्रत्यारोप जारी है। आम आदमी पार्टी हरियाणा और बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है, तो बीजेपी कहती है सारा दोष दिल्ली सरकार का है। यहाँ 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा है जिसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टे वही परेशानी में है और उसकी सोचने वाला कोई नहीं। इस संकट में उबरने की सुबह कब आएगी, दिल्ली की जनता नहीं जानती। दिल्ली से सुशांत मेहरा, पंकज जैन और हरियाणा से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं मौसम के हाल की। देश के कई इलाकों में मानसून दस्तक दे चुका है, बारिश की झड़ी लगी है और मौसम खुशगवार हो चुका है। तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी मानसून का इंतजार ही हो रहा है। पिछले 2 दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज बदला तो ऐसा लगा कि गर्मी से छुटकारा मिलने वाला है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आपको दिखाते हैं दिल्ली और आसपास आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और देश के बाकी इलाकों में मौसम का क्या हाल है। दिल्ली के इंडिया गेट पर उमड़ी ये भीड़ राजधानी और आसपास के मौसम में बदलाव की ओर इशारा कर रही है। शुक्रवार से शनिवार तक राजधानी और आसपास के इलाकों में बदले मौसम के मिजाज के कारण लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी की तपिश से काफी राहत मिली। बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर खुशनुमा मौसम का मजा लेते दिखे। मौसम विभाग ने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर की पूर्वी हवाओं के असर के कारण दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में हीट वेव से छुटकारे की तस्दीक दी। ये पश्चिम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये हुआ है एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के कारण से, जिसके चलते अरेबियन सी से मॉइस्चर आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ आ रही है, जिसमें बादल बन चुकी है। कई इलाके में बारिश भी हुई है और ये बादल के कारण से टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री ड्रॉप हो चुकी है। सारा देश हीट वेव से निकल चुकी है। हालांकि मानसून अभी दिल्ली से दूर है, लिहाजा माना यह जा रहा है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में कम से कम अगले 4-5 दिनों तक तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 23 जून को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया जा सकता है, जबकि आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं 24 जून को यहां न्यूनतम तापमान 31 डिग्री और अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया जा सकता है और हीटवेव जैसा एहसास हो सकता है। 25 जून को भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और ये 32 डिग्री पहुंच सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 44 डिग्री के स्तर पर रह सकता है। 26 जून से एक बार फिर से तापमान में कमी आ सकती है। 26 जून को न्यूनतम तापमान 31 डिग्री और अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जबकि 27 जून को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। 27 जून को आसमान में बादल छा सकते हैं और तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो मानसून की रफ्तार देश के कई इलाकों में बढ़ रही है, खासतौर से पूर्वोत्तर, बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी और देश के मध्य पश्चिमी दक्षिणी इलाकों में मानसून की तेज बारिश हो सकती है। आपका महाराष्ट्र का जो बाकी हिस्से थे और ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का काफी इलाका, उड़ीसा, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार,
इन सभी राज्यों में मानसून काफी एडवांस कर चुकी है। आगे भी हमारी उम्मीद है कि ईस्ट का जो अंश है यानी और वेस्ट में भी, जैसे आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में अभी मानसून एडवांस का स्थिति संभव है अगले 3 से 4 दिन में। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल पर मानसून की मेहरबानी हो चुकी है और कोलकाता में बादल झूमकर बरस रहे हैं। इसके कारण लोगों को यहां गर्मी से राहत मिली और माहौल बेहद खुशगवार हो गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी मानसून का इंतजार है, तो यहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान के लिए आने वाले सैलानियों को भीषण गर्मी से निजात दिलाने के लिए खास इंतजाम किया गया है। वाराणसी में चौक चौराहों पर फव्वारे लगाए गए हैं, जिनसे निकलने वाली पानी की फुहारें सैलानियों को तरावट दे रही हैं। लोगों को गर्मी की तपिश से बचने के लिए वाराणसी नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रशासन ने काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक गोदोलिया चौराहे पर फव्वारा लगाया है। सर देखिए, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फुहारे से थोड़ा राहत है। बाबा का कोई कृपा है यहाँ पे। फुहारे से बहुत राहत है। फुहारे की वजह से यहाँ पे हम लोग खड़े हैं आज। इसी की वजह से ठंडा यहाँ पे मौसम है, तो फुहारे की वजह से खड़े हैं यहीं पे हम। उधर पश्चिम भारत में गुजरात में मानसून दस्तक दे चुका है, तो कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। हालात को देखते हुए वलसाड़ में खास सावधानी बरती जा रही है। यहाँ एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है ताकि सैलाब और जलभराव की स्थिति में लोगों की मदद की जा सके। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर हुई ताजा बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लाखों की तादाद में पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। बाहरी राज्यों से शिमला पहुंचे पर्यटक यहां के मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। भारी संख्या में पर्यटकों के आने से शिमला में ट्रैफिक की समस्या तो हो ही रही है, लेकिन शिमला पुलिस ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुचारू रखने के लिए पूरी मशक्कत कर रही है। लंबे वक्त से लोग हिमाचल प्रदेश में हीट वेव झेल रहे थे। ऐसे में लगातार 2 दिन तक हुई बारिश ने हीट वेव से लोगों को निजात दी है। शिमला समेत कई पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान गिरने से मौसम सुहावना हो गया है। यहाँ का ये सुहावना मौसम पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। बड़ी संख्या में सैलानी दूर दूर से सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने शिमला आ चुके हैं। स्थानीय लोग जहाँ तापमान में आई इस गिरावट के बाद गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं, तो वहीं बाहर से आए सैलानियों को तो मानो वही मिल गया हो जो वो चाहते थे। बहुत अच्छा है, पर बीते दिन जो ज़्यादा हीट वेव चल रहा था पंजाब में भी और सभी एरिया में, तो अब उससे राहत मिली है क्योंकि बारिश हुई है अभी। पर पंजाब से यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर का बहुत फ़र्क है। 10 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क यहाँ पे है। शिमला हम 3 दिन हो गए हम यहीं पे आए हुए हैं और अब हम 10-15 दिन और रुकेंगे, फिर उसके बाद पंजाब में। बहुत अच्छी बारिश लगी शाम के टाइम। उसके बाद यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है और गर्मी से बहुत राहत मिल रही है। इससे पहले बहुत मतलब इधर टेम्परेचर इतना ज़्यादा चले गया था कि 35-36 भी शिमला में टेम्परेचर था। ये शायद मेरे मतलब जितनी मुझे मतलब मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से सबसे ज़्यादा है कुछ सालों में। तो इधर से इस बारिश से जो हमें राहत मिली वो बहुत ही अच्छी रही। वैसे लखनऊ में तो ज़्यादा हीट वेव है, मतलब गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग है, मतलब बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ तो जैसे ओवरऑल जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 30 तक का है, 28, 30, 25। मौसम क्या बदला, मानो शिमला में तो सैलानियों की कतार लग गई। शिमला में पिछले 2 दिनों में 2,50,000 पर्यटक वाहन आ चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। दरअसल शिमला भौगोलिक दृष्टि से काफी चुनौतीपूर्ण पर्यटन स्थल है और शिमला की सड़कें भी उस हिसाब से ज्यादा चौड़ी नहीं है जितनी जरूरत रहती है। बावजूद इसके शिमला पुलिस यातायात बेहतरीन संचालन के लिए प्रयासरत है ताकि पर्यटकों को असुविधा न हो। इसी वजह से जो क्योंकि हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसमें स्पेस की कमी है और हम 7,000 फीट के करीब हाइट पे रहते हैं, तो डेफिनेटली ज्योग्राफिकल नेचुरल जो है नेचर की तरफ से हमको डिसएडवांटेज है। सड़कें हमारी उतनी पर्याप्त डायमीटर में या उतने मेजरमेंट में नहीं है कि इस तरह के भारी संख्या में जो यातायात का जो संचालन उसमें समा सके।
ट्रैफिक की कंजेशन जो है वो डेफिनेटली होनी संभावित रहती है इस तरह की परिस्थिति में। लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट शिमला हमने पुलिस ने जो है पूरी शिद्दत के साथ, कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स से लेकर लेट आवर्स तक जो है, नाइट तक जो अपनी ड्यूटीज़ को निभाया है और प्रयास ये किए हैं कि इतनी भारी वाहनों की संख्या के बावजूद भी जो यातायात को हम संचालित रखें। बहरहाल समस्याएं चाहे कितनी आए, सैलानी इतना जानते हैं कि उन्हें भीषण गर्मी से छुटकारा मिला है, इसलिए आकर खुश हैं और जमकर इस मौसम का लुत्फ उठाने में जुटे हैं। शिमला से विकास शर्मा, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होनी है। अमरनाथ यात्रा के औपचारिक शुभारंभ के लिए आज बाबा बर्फानी की गुफा में प्रथम पूजन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इस प्रथम पूजन में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने यात्रा के दौरान कड़ी सुरक्षा देने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए खास इंतजाम पुलिस प्रशासन और श्राइन बोर्ड कर रहा है। उनतीस जून से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा के औपचारिक शुभारंभ के लिए आज अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजन किया गया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा श्रीनगर से इस प्रथम पूजा में वर्चुअली जुड़े और यात्रा का औपचारिक शुभारंभ किया। एलजी के साथ इस पूजन में शामिल लोगों ने बाबा अमरनाथ का आशीर्वाद लिया और सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, प्रगति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के एलजी ने ये भी कहा कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं कि यात्रा सुचारू, सुरक्षित और परेशानी मुक्त हो। आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहें, सहयोग करते रहें। यात्रियों को बाबा बर्फानी के दर्शन की इस यात्रा में तमाम इंतजाम मिलें, इसे लेकर जम्मू बेस कैंप यात्री निवास में तैयारियां जोरों पर हैं। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने बताया कि तैयारियों में और यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं में कोई कोताही नहीं की जा रही है। यात्रा में जो है पूर्णतया बंदोबस्त किए गए जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, जहां तक यात्रियों के रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, RFID की, ट्रांसपोर्ट की पूर्णतः व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसी भी तरीके से जो यात्रा है वो बड़े सहज और आसानी से हो। कठुआ में पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले 2 सालों से वहाँ पे RFID जब से इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ पे RFID कार्ड मिल रहे हैं। इस बार सिर्फ काउंटर्स की संख्या बढ़ाई गई है। यदि कोई यात्री वहाँ पर आता है तो जम्मू में हर जगह पे, क्योंकि जम्मू सेंटर पर लोकेशन रहती है जहाँ पर भीड़ ना हो, जिससे यात्रियों को वहाँ से RFID कार्ड मिल जाए। ये RFID कार्ड की कठुआ, जम्मू, उधमपुर, रामबन में सब जगह व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो भी यात्री आता है अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी RFID कार्ड ले ले। यही नहीं, अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए ADGP जम्मू आनंद जैन ने शुक्रवार को रामबन जिले के यात्री निवास, चंद्रकोट और दूसरी जगहों का दौरा भी किया। उन्होंने आगामी अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस और यातायात पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस बार की अमरनाथ यात्रा में यात्रियों को खास सुविधाएं मिलेंगी। यात्रा के लिए ना हमने बेसिकली जो इंतजाम किए हैं उसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और कट ऑफ टाइमिंग्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम इंश्योर करेंगे, ताकि यात्रा का जो फ्लो रहे आपका जम्मू से कश्मीर की तरफ और कश्मीर से जम्मू की तरफ, वो एक काफ़ी स्मूथ तरीके से हो। और इस बार जैसे इस हाईवे के लिए भी जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर अतिरिक्त संख्या में हम लोग अपनी जो पुलिस बल है और बाकी ट्रैफिक के लोग हैं और बाकी मुख्तलिफ विभागों के लोग हैं उनको डिप्लॉय करेंगे, ताकि यात्रा का मूवमेंट स्मूथ रहे। लंगर के लिए हम लोग सिक्योरिटी का इंतजाम हमेशा से करते रहे हैं, तो इस साल भी हम लोग इंतजाम वगैरह करेंगे हाईवे पर और सारा डिप्लॉयमेंट रहेगा। इसमें सारी ही जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उनका सभी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम यात्रा को फुल प्रूफ सुरक्षा प्रोवाइड कर सकें।
श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए पहली बार दोनों रास्तों पर 5G नेटवर्क की सुविधा शुरू की है। इसके लिए इन रास्तों पर 10 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। साथ ही 24 घंटे बिजली के लिए भी खास इंतजाम है। साथ ही यात्रियों के खाने और सेहत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रास्तों से बर्फ हटाकर रास्ते क्लियर किए गए हैं। भक्त आराम से बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। जिन सड़कों की चौड़ाई पहले सिर्फ 3 से 4 फीट थी, उन्हें 14 फीट तक चौड़ा किया गया है। इस साल 6 लाख भोले के भक्तों का अमरनाथ पहुंचने का अनुमान है। इसलिए श्राइन बोर्ड ने भी लगभग 6 लाख श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी शुरू हो चुकी है। पहली बार अमरनाथ यात्रा के लिए रूट, यात्रियों के रुकने के स्थलों, लंगरों और अन्य जगहों पर तैनाती के अलावा अर्धसैनिक बल उन जगहों पर भी तैनात किए जा रहे हैं जहां पर किसी अप्रिय घटना होने की आशंका है। श्रीनगर से मीर फरीद और सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में देवी स्नान पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। आज के दिन भगवान जगन्नाथ का स्नान कराने की परंपरा है। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा से पहले देव स्नान किया जाता है। आज भगवान जगन्नाथ का शुभ स्नान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की स्नान यात्रा देखने के लिए हजारों श्रद्धालु पुरी में जमा हुए। सभी देवताओं को स्नान कराने के लिए स्नान मंडप में लाया गया और देवताओं को जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह से स्नान मंडप तक एक भव्य जुलूस के रूप में ले जाया जाता है। एक ऊंचे मंच पर स्नान अनुष्ठान होता है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों बलभद्र और सुभद्रा के साथ गर्भगृह से स्नान मंडप तक लाए जाते हैं, जो एक विशेष स्नान मंच है। आज इन देवताओं को पवित्र जल के 108 घड़ों के साथ एक औपचारिक स्नान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रथा उन्हें शुद्ध करने और सम्मान देने के लिए की जाती है। यही वो आयोजन है जिसमें भक्तों को प्रसिद्ध रथ यात्रा से पहले नजदीक से दर्शन करने का मौका मिलता है। पूरे भारत में देवी के 51 शक्तिपीठ हैं। इसमें से एक कामाख्या देवी का मंदिर भी है। इस मंदिर में हर साल एक मेले का आयोजन होता है। देश भर से लाखों लोग इसमें शामिल होने आते हैं। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में लगने वाला ये सालाना अम्बुबाची मेला आज से शुरू हो गया है और ये 26 जून तक चलेगा। आज भी हजारों लोग यहां देवी के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे और मां की आराधना की। देवी का यह शक्तिपीठ असम के नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। असम सरकार और कामाख्या मंदिर प्रबंधन समिति ने अम्बुबाची महोत्सव के लिए सभी प्रबंध किए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी के साथ अच्छी खबर, सच्ची खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।